नमस्कार, मैं नफीसा बानो, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर से। आज हम एमडीएस यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अनुसार एलएलबी थर्ड ईयर के थर्ड पेपर सिविल प्रोसीजर कोड एंड लिमिटेशंस के बारे में बात करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 अर्थात दीवानी प्रक्रिया संहिता या व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 का सामान्य परिचय। हमारे आज के इस टॉपिक को हम 7 अलग अलग पॉइंट्स में डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं, जिनमें पहला है नेचर ऑफ द कोड, दूसरा है ऑब्जेक्ट ऑफ द कोड, तीसरा है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द कोड, फोर्थ है स्कोप ऑफ द कोड, फिफ्थ है स्कीम और फ्रेमवर्क ऑफ द कोड, सिक्स्थ है अमेंडमेंट ऑफ द कोड एंड सेवंथ शो टाइटल, कमेंसमेंट एंड एक्सटेंट। हमारा पहला पॉइंट है नेचर ऑफ द कोड अर्थात सिविल प्रक्रिया संहिता की प्रकृति। सिविल प्रक्रिया संहिता की नेचर को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि यह सब्सटेंसिव लॉ की कैटेगरी में आता है या प्रोसीजरल लॉ की कैटेगरी में। जैसा कि मैंने अपने आईपीसी के फर्स्ट लेक्चर में आपको पहले भी बताया है कि विधि को मूलतः 2 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट, मौलिक अर्थात सारपूर्ण विधि, जिसे इंग्लिश में हम सब्सटेंसिव लॉ कहते हैं, और सेकंड है प्रक्रियात्मक विधि, जिसे इंग्लिश में प्रोसीजरल लॉ कहा जाता है। मौलिक विधि व्यक्तियों के अधिकारों एवं दायित्वों को परिभाषित करके उन्हें सुनिश्चित करती है, जैसे भारतीय संविदा अधिनियम, भारतीय दंड संहिता, संपत्ति अंतरण अधिनियम आदि। जबकि प्रक्रियात्मक विधि मौलिक विधि द्वारा परिभाषित एवं सुनिश्चित अधिकारों तथा दायित्वों के प्रवर्तन की कार्यवाही या प्रक्रिया को सुनिश्चित करती है। कार्यवाही के अंतर्गत सिविल एवं दांडिक अर्थात सिविल एंड क्रिमिनल सभी कार्यवाहियाँ शामिल हैं, जैसे कि सिविल प्रक्रिया संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम आदि। अर्थात प्रक्रिया विधि न तो किसी अधिकार या दायित्व का सृजन करती है और न ही उन्मूलन, बल्कि यह न्यायालय की प्रक्रिया का विनियमन करके केवल मौलिक विधि द्वारा प्रदत्त अधिकारों का कार्यान्वयन करवाती है। चूँकि सिविल प्रक्रिया संहिता का उद्देश्य वाद के दायर किए जाने से लेकर डिक्री के निष्पादन तक की कार्यवाहियों को नियमित एवं नियंत्रित करना है, इसीलिए यह शुद्ध रूप से एक प्रोसीजरल लॉ है अर्थात प्रक्रियात्मक विधि है। सिविल प्रक्रिया संहिता की प्रीएम्बल अर्थात प्रस्तावना भी इसके प्रक्रिया संबंधी उद्देश्य को स्पष्ट करती है। अब हम बात करने वाले हैं सेकंड पॉइंट, ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कोड अर्थात सिविल प्रक्रिया संहिता के उद्देश्यों की। तो इस संहिता की प्रीएम्बल अर्थात प्रस्तावना से इसके प्रमुख उद्देश्य परिलक्षित होते हैं, जिसके अनुसार इस संहिता का पहला उद्देश्य है दीवानी न्यायालयों की प्रक्रिया से संबंधित विधियों का समेकन और संशोधन करना तथा दीवानी न्याय सुलभ करवाना। दूसरा उद्देश्य है पीड़ित पक्षकार को अपने अधिकारों एवं दायित्वों को सरल प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करवाना, जिससे कि निर्धन वर्ग को भी न्याय सुलभ हो सके। तीसरा उद्देश्य है विवादग्रस्त पक्षकारों के मामलों का विचारण नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार करना। इस प्रकार सिविल प्रक्रिया संहिता का मुख्य उद्देश्य पूर्व संहिता के दोषों को समाप्त करते हुए विलंब या देरी को टालना और प्रक्रिया को सरल बनाना है। अब हम बात करेंगे ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द कोड की अर्थात सिविल प्रक्रिया संहिता के संक्षिप्त इतिहास की। भारत में सिविल प्रक्रिया संहिता का इतिहास वास्तव में 1859 से प्रारंभ होता है। इससे पहले दीवानी न्यायालयों में कोई एक समान प्रक्रिया विधि लागू नहीं थी। हालांकि 1859 में निर्मित
सिविल प्रोसीजर कोड अर्थात सिविल प्रक्रिया संहिता प्रक्रिया विधि में एकरूपता लेकर आई। फिर भी यह अभी तक अपूर्ण मानी जाती रही, लेकिन जैसा कि कहा जाता है, लाइक लाइफ लॉ इज़ नॉट स्टैटिक। इस संहिता में भी आवश्यकता अनुसार कई संशोधन किए गए और अंततः 1877 में दूसरी सिविल प्रोसीजर कोड पारित की गई, जिसके द्वारा 1859 की सिविल प्रोसीजर कोड को रिपील कर दिया गया अर्थात निरसित कर दिया गया। इसके पश्चात 1882 में तीसरी सिविल प्रोसीजर कोड पारित की गई, जिसमें भी समय समय पर कई संशोधन किए गए और अंत में 1908 की वर्तमान सिविल प्रोसीजर कोड के द्वारा इस तीसरी सिविल प्रक्रिया संहिता को भी रिपील कर दिया गया। हालांकि वर्तमान सिविल प्रोसीजर कोड 1908 पूर्व की सभी संहिताओं का एक परिष्कृत रूप है तथा इससे प्रक्रिया संबंधी अनेक समस्याओं का समाधान हो गया था, तथापि समय के साथ सामाजिक परिस्थितियों में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप यह संहिता भी अव्यवस्थित और अपूर्ण प्रतीत होने लगी। यही कारण है कि विधि आयोग ने अपनी 27वीं, 40वीं, 45वीं और 55वीं रिपोर्ट में इस संहिता में परिवर्तन के सुझाव दिए। उसी के परिणाम स्वरूप सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1977, 1999 एवं 2002 के द्वारा इसमें कई महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। अब हम बात करेंगे फोर्थ पॉइंट की, जिसका टाइटल है स्कोप ऑफ द कोड अर्थात सिविल प्रक्रिया संहिता का क्षेत्र। सिविल प्रक्रिया संहिता के लिए यह कहा जाता है कि यह एग्जॉस्टिव अर्थात परिपूर्ण संहिता नहीं है। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि यह संहिता उन मैटर्स के बारे में परिपूर्ण है जिनके संबंध में इसमें अलग प्रावधान किए गए हैं, तथापि यह उन पॉइंट्स के बारे में परिपूर्ण नहीं है जिनके बारे में इसमें प्रावधान नहीं किए गए हैं, क्योंकि लेजिस्लेचर अर्थात विधायिका भविष्य की सभी संभाव्य परिस्थितियों की कल्पना नहीं कर सकती और ना ही न्यायालय के समक्ष आने वाली प्रत्येक समस्या का समाधान प्रस्तुत कर सकती है, क्योंकि हर देश की विधि देश की आशाओं और आकांक्षाओं की अनुगामी होती है तथा काल और परिस्थितियों के साथ समय समय पर ये नियम अपर्याप्त सिद्ध होते हैं। यह बात इस संहिता के बारे में भी उतनी ही सत्य है जितनी कि अन्य विधियों के बारे में। इसी उद्देश्य से इस कोड की सेक्शन 151 के द्वारा सिविल कोड्स को न्याय, साम्य और शुद्ध अंतःकरण के अनुसार कार्य करने के लिए इनहेरेंट पावर्स अर्थात अंतर्निहित शक्तियाँ प्रदान की गई है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्कीम और फ्रेमवर्क ऑफ द कोड अर्थात संहिता की संयोजना या रूपरेखा। सिविल प्रक्रिया संहिता को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट में कुल 158 सेक्शंस हैं, जबकि सेकंड पार्ट में एक अनुसूची है जिसमें कुल 51 ऑर्डर्स हैं जिन्हें हम आदेश कहते हैं और इन आदेशों में नियम दिए गए हैं। इस कोड के फर्स्ट पार्ट के प्रोविजंस सब्सटेंसिव नेचर के हैं अर्थात मौलिक प्रकृति के हैं, जो कि न्यायालय के क्षेत्राधिकार के सामान्य सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं अर्थात कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के जनरल प्रिंसिपल्स लेट डाउन करते हैं। जबकि इस कोड के सेकंड पार्ट में उपबंधित आदेश उन सामान्य सिद्धांतों के क्रियान्वयन हेतु प्रक्रियात्मक नियमों का सृजन करते हैं अर्थात संहिता का दूसरा भाग, जिसमें कि आदेश और नियम दिए गए हैं, न्यायालय की प्रक्रिया से संबंधित है तथा यह
ऐसी प्रक्रिया का उल्लेख करता है जिसके द्वारा न्यायालय भाग 1 में सृजित क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सके। उदाहरण के लिए सेक्शन 26 के अनुसार, सेक्शन 26 सिविल प्रक्रिया संहिता की यह कहती है कि दीवानी वाद संस्थित करने के लिए एक वाद पत्र अर्थात प्लान प्रस्तुत करना आवश्यक है, कुछ अपवादों को छोड़कर। लेकिन वाद पत्र कैसे तैयार किया जाए, उसमें किन किन बातों को शामिल किया जाए, उसका फॉर्मेट क्या हो, उसमें पक्षकारों का संयोजन कैसे किया जाए, पक्षकारों और वाद हेतुकों का संयोजन किस प्रकार किया जाए, इन सब बातों का विवरण इस कोड के पार्ट 2 की नियमावली में दिया गया है। अब हम बात करेंगे 6th पॉइंट की, अमेंडमेंट ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर अर्थात सिविल प्रक्रिया संहिता के संशोधन की। यहाँ मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगी कि सिविल प्रोसीजर एवं इसके अंतर्गत आने वाले सभी मैटर्स भारतीय संविधान की 7th शेड्यूल की 3rd लिस्ट अर्थात समवर्ती सूची का 13वां विषय है। अतः इस पर विधायन का क्षेत्राधिकार केंद्र एवं राज्य दोनों को है। अतः इस संहिता के प्रथम भाग में अर्थात जो कि धाराओं से संबंधित है, संशोधन करने का अधिकार संसद एवं राज्य विधानमंडल दोनों को है। जबकि संहिता का दूसरा भाग चूंकि प्रक्रिया से संबंधित है तथा न्यायालय की प्रक्रिया प्रदेश के अनुसार पृथक पृथक हो सकती है, इसीलिए इस भाग में दिए गए नियमों में संशोधन संसद और राज्य विधानमंडलों के साथ संबंधित हाईकोर्ट भी कर सकता है, बशर्ते कि ऐसा संशोधन संहिता के पहले भाग के प्रावधानों से असंगत न हो अर्थात इनकंसिस्टेंट न हो। हमारे आज के लेक्चर का 7th एंड लास्ट पॉइंट है शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड एक्सटेंड ऑफ द कोड अर्थात संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और विस्तार। इस संदर्भ में सिविल प्रोसीजर कोड अर्थात सिविल प्रक्रिया संहिता की सेक्शन 1 में यह प्रावधान किया गया है कि इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 है। यह 1 जनवरी 1909 को प्रवृत्त हुआ। इसका विस्तार नागालैंड राज्य और जनजाति क्षेत्रों के सिवाय संपूर्ण भारत पर है। लेकिन कंसर्निंग स्टेट की गवर्नमेंट ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन के द्वारा इस संहिता के सभी प्रोविजंस को या उनमें से किसी को कंसर्न स्टेट में भी लागू कर सकेगी। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है। आगे की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।